ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਧੀਰੂ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਧੀਰੂ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जेएनयू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ पढ़ रहे थे उन्होंने स्टूडेंट्स एक्टिविज्म भी किया। धीरू जी, हम शुरू करेंगे कि स्कूल लेवल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जी, जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो कई बार जो गरीब पेरेंट्स होते हैं कि हम बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो उनके लिए वो कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, इसमें दो बातें हैं गुरदीप भाई। पहली तो ये कि जो माता पिता साढ़े जो बच्चे हैं, तो जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको जो बोझ समझते हैं और उनको सोचते हैं कि कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे घर पे रखेंगे, तो वो उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मतलब इसमें कोई परेशान होने की या कोई ऐसा सोचने की घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आपने बात की कि स्कूल में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो इस बारे में हम जो ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो स्कूल है, स्कूल में पहले क्या होता था कि जो सामान्य स्कूल है, जो कॉमन स्कूल होते हैं जहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल्स में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई स्पेशल सुविधाएं नहीं थी जी। और इसलिए होता था कि माँ बाप भी बच्चों को नहीं भेजते थे, और इसके अलावा वो क्या करते थे कि अगर कोई बच्चा है तो उनको कोई जानकारी हो गई, किसी ने बता दिया, जागरूकता हो गई कि कोई स्पेशल स्कूल है, तो वहाँ पर भेज दिया। पहले तो हम बात करते हैं, चलते हैं कि 90 के दशक में चलते हैं। 1995 में यानी 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था जी। तो उस एक्ट में क्या हुआ था कि जो तमाम शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी और तमाम चीज़ों के प्रावधान किए गए थे जी। तो इसमें इस एक्ट में एक चीज़ ये जोड़ी गई थी कि जो भी दृष्टिबाधित छात्र हैं जी, उनको सुगम्य आपको पाठ्य सामग्री तो उपलब्ध करानी होगी। साथ साथ में जो भी सामान्य स्कूल हैं या जो स्पेशल स्कूल हैं, उनमें भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी, ये चीज़ आपको ये निर्धारित करनी होगी कि उसको किस तरह से आपको डील करना चाहिए। उसकी जो आम तौर पे सुविधाएं हैं, जो उसकी आम तौर पर उसकी पढ़ाई से लिखाई से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से और सुगम्य बन सकती है, किस तरह से और वो उसको मुहैया कराई जा सकती हैं। जैसे कि हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन आया, तो राइट टू एजुकेशन से पहले जो है 2005 में एक हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी। उसमें जो एजुकेशन है, यानी स्कूलिंग एजुकेशन है या उच्चतर शिक्षा है, उन दोनों में ही कमोबेश तमाम सारे प्रावधान डाले गए थे। तो मैं यही बताना चाह रहा था इसमें कि जो आरपीडी एक्ट हो गया जो अभी 2016 में आया, उससे पहले भी हमारे पास में एक एक्ट था, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो 1995 में आया हुआ था। उसके बाद में 2005 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी। उसका 2006 में इंडिया ने जो हमारा यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको भी अडॉप्ट किया था। तो ये सब तमाम चीज़ें पहले हो चुकी थी, और इसमें भी ये जो प्राइमरी एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, उसके संबंध में तमाम बहुत सारे प्रावधान पहले हो चुके थे। लेकिन हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये आरपीडी एक्ट की? क्योंकि इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो सामान्य स्कूलों में दृष्टिबाधित छात्रों को या विकलांग छात्रों को दाखिला नहीं लिया जाता था, उसको दाखिल नहीं करते थे। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें एक सज़ा का प्रावधान हो, जुर्माने का प्रावधान हो, और इस सरकार और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बन सके कि वो सारी सुविधाओं को, और एक कोई भी जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा जा सके। धीरू, स्कूल के बाद कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, जो ये जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो हम अगर सुविधाएं की बात करें तो जैसे कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था या जो हमारा नया आरपीडी एक्ट है, उसमें तमाम तरह की सुविधाओं की बात की गई कि एक तो कि आपको जितनी भी एक्सेसिबल सामग्री है वो आपको उपलब्ध करानी होगी। जो भी स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं, यानी कि जो भी दृष्टिबाधित हैं या जिनको सुनने में समस्या है, तो उनको सबको आपको अलग अलग जो है, जो भी उनके हिसाब से सामग्री है, वो आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। सपोज आपके पास कोई बुक है जी,
कैसे पढ़ोगे? देखिए हाँ, उसके लिए क्या सुविधा है कि उस जो स्कैनर होता है उससे स्कैन करके, और लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर आप जो भी किताब पढ़ेंगे वो सब बोल कर सुनाएगा आपको। वो आपको जो किताब स्कैन करके देनी है जी, वो कौन देगा? देखिए वो जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की। मान लीजिए कि अगर जैसे हर एक यूनिवर्सिटी में ईओसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी ये प्रावधान है हायर एजुकेशन से संबंधित वो अपने इंस्टीट्यूशन में लागू कराए। तो ये उनका है, जैसे कि स्कैनर मंगाना हो गया, कोई भी एक्सेसिबल डिवाइस हो गई, या मान लीजिए किसी भी छात्र को ऑडियो में बुक चाहिए, सुनने रिकॉर्ड करके किताब चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे बहुत सारे जो लिटरेचर के छात्र होते हैं वो क्या है कि वो जो मान लीजिए हिंदी में हो गए, संस्कृत में, पंजाबी में, तमाम जो भाषाओं में जो साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उससे लोग ऑनर्स भी करते हैं। तो उसमें क्या आता है कि जो पीडीएफ फाइल, जो स्कैनिंग जैसे जो कन्वर्ट करके जो फाइल, जो किताब होती है, तो वो काम नहीं आती है। उसके लिए आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके ही आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ जो 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 हमारी तो तमाम जो रीजनल भाषाएं हैं इनको पढ़ सके। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए आप जो ऑडियो में रिकॉर्ड करके जो है, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, तब जो है कोई दृष्टिबाधित छात्र जो है उसको पढ़ता है। आपने जब पेपर लिखना होता है जी, तो उसके लिए एक राइटर की प्रोविजन होती है, जिसको आप खुद अरेंज करते हो? देखिए जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है हमारा भारत सरकार का जी, उसने गाइडलाइन जारी की थी 2007 में जी, और उसमें ये कहा गया था कि जो भी दृष्टिबाधित छात्र हैं जी, उनके लिखने के लिए आपको एक शुद्ध लेखक यानी कि राइटर उपलब्ध कराना पड़ेगा। अभी भी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो 10-12 के बोर्ड होते हैं तो उसमें भी राइटर चलता है, उसमें भी राइटर होता है। तो उसके लिए भी जैसे मान लीजिए 12th का आपका एग्जाम है 12वीं का, तो 11वीं का जो छात्र है, 10वीं का जो छात्र है, वो आपके लिए लिखने का काम कर सकता है। ऐसा ही यूनिवर्सिटी में भी होता है। मंत्रालय ने साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी की है कि आपको राइटर्स जो भी दृष्टिबाधित छात्र उनको उपलब्ध कराने होंगे। अगर वो अपना राइटर खुद अरेंज कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अरेंज नहीं कर सकता तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो राइटर उसको उपलब्ध कराया जाए, उस छात्र को उपलब्ध कराया जाए। और इतना ही नहीं, अगर वो छात्र को लगता है एग्जाम के बीच में, उस पेपर के बीच में, कि वो राइटर सुटेबल नहीं है, वो राइटर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है, तो वो राइटर बीच में चेंज करने का भी, बदलने का भी प्रावधान है। राइटर के साथ साथ में एक और प्रावधान है गुरदीप भाई कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि राइटर के अतिरिक्त अपने आप से खुद से एग्जाम देना चाहता है तो उसकी भी प्रावधान है, जैसे लैपटॉप से दे सकता है। जैसे ये पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, ये पॉलिसीज के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं, क्या इनको इन पॉलिसीज के बारे में पता होता है कि नहीं? देखिए सामान्य तौर पर तो नहीं पता होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों को पता होता है, क्योंकि ये जो एकेडमिक्स की लाइफ होती है इसमें देखिए जो पर्टिकुलर कोई स्पेशलिस्ट, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो होते हैं, तमाम वो वर्कशॉप, सेमिनार्स, तमाम चीज़ें अटेंड करते हैं, लेकिन जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी डिस्कोर्स है उसको प्रमोट नहीं करते। ये जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, या हमारे जो डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट हो गया, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो ये सब की गाइडलाइंस है प्रॉपर। और जो हमारा आरपीडी एक्ट है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, इस सब में पूरे प्रावधान है कि आपको एजुकेशन में जो है पूरी एकदम एक्सेसिबिलिटी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। जितना भी एक्सेसिबल मटेरियल स्टूडेंट को चाहिए वो आपको उपलब्ध कराना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का हाल है इंस्टीट्यूशंस में वो बहुत बुरा है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक एक्ट आया था जी, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन की प्रोविजन भी है? तो देखिए पहले तो जो हमारा आरपीडी एक्ट है उसमें जो सेक्शन 32 है ये क्लियरली स्पेसिफाइड करता है कि जो भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट से कोई एड रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए कोई यूजीसी से है या सरकार से है, तो उनको 5% जो मिनिमम रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए साफ तौर पर आप पहली बात तो आप डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसको लिख सकते हैं कि मना कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनको लिख सकते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ भी एक ये केस हुआ था कि जब मैं जेएनयू में था तो
3% से भी कम रिजर्वेशन एमफिल पीएचडी में लागू था। जी। तो क्योंकि रिजर्वेशन 5% मिलता है डिसेबल्ड को, जी। तो उस टाइम पे जब हमने पूरा 1996 से लेकर 2018 तक का 17 तक का पूरा डेटा मैंने आरटीआई के थ्रू निकाला, जी। और वो 900 पेज की आरटीआई थी, आप यकीन नहीं करेंगे। जी। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा डेटा हमने उसका एनालाइज किया, उसके बाद में हमने देखा कि कई सालों से जो है वो रिजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है। जी। तो इसके बाद हमने फिर हाई कोर्ट में मूव किया। साफ तौर पर माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया जेएनयू को कि आपको मिनिमम जो है वो 5% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करना ही करना है। एक और चीज़ है, जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी का, वो एक रिजर्वेशन दो तरह का होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जी। जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो ऐसे जाता है, जी। मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी इस तरह जाता है, जी। ठीक है। और जो लेकिन जो जो पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है डिसेबल्ड का, वो हॉरिजॉन्टल है, जी। यानी कि जो पूरा जो कट क्रॉस करके जाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि जो 50% जो रिजर्वेशन जो एससी एसटी ओबीसी सबके लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, लेकिन जो आप 5% जो रिजर्वेशन उपलब्ध कराएंगे वो अक्रॉस द 50% से ऊपर कराएंगे आप। ये साफ साफ तौर पर वर्डिक्ट दिया गया है। तो हमने हाई कोर्ट गए, वहाँ से केस जीता, उसके बाद वहाँ जेएनयू इम्प्लीमेंट कराया। डीयू में भी मैंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, तो वहाँ भी मैंने पूरा आरटीआई आईटी डाल के डेटा निकाला है, तो उस पर भी मैंने बोला है केस फाइल करने के लिए। धीरू जी, रिसर्च स्कॉलरों को क्या क्या समस्या आती? हाँ देखिए, रिसर्च स्कॉलर को सबसे पहले तो समस्या ये आती है कि मान लीजिए कहीं पे एडमिशन लेना है, जी। तो देखिए एमफिल पीएचडी की पहले तो सीट्स बहुत कम लिमिटेड होती हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। जी। तो अगर कहीं बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिल भी जाता है, जी। तो उसके बाद में ये है कि आपके पास में कितना, आपके पास कोई सुपरवाइज़र है कि नहीं है। खास तौर पर दिक्कत जो आती है वो मटेरियल की आती है, सामग्री की आती है। कि मान लीजिए हायर एजुकेशन में तो आपको पता है, जब रिसर्च करते हैं तो तमाम मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पूरा शोध पढ़ने पड़ते हैं, बड़े बड़े केस स्टडीज़ पढ़नी पड़ती हैं। जी। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए सारी जो सामग्री है वो सुगम्य हो, एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध हो। आप पता है कि जैसे कि मान लीजिए किताबें रखी हैं हार्ड कॉपी में, लेकिन हार्ड कॉपी में किताबें हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं तक अगर उनको स्कैन नहीं किया जाए या उनको अगर एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध ना कराया जाए। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च होता है, तो अगर उससे संबंधित जो किताबें हैं वो नहीं होंगी तो क्या होगा, इससे वो अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाएगी, उससे जो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये संघर्ष करने की जो जो मुझे लगता है जो संघर्ष करने की जो पराकाष्ठा है वो कहीं ना कहीं एमफिल पीएचडी में ज़्यादा दिखती है हमें। आप जो सर्वे करने जाते हैं तो आपको कोई स्कॉट चाहिए साथ में, स्कॉट आसानी से नहीं मिलता, वॉलंटियर आसानी से नहीं मिलते, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और इसके लिए फेलोशिप होती है, जी, उसमें जी, क्या प्रोविजन किया है स्पेशल फॉर द ब्लाइंड? हाँ देखिए, फेलोशिप जैसे जेआरएफ है, तो जेआरएफ क्या क्या है कि जेआरएफ सभी को मिलता है जो लोग क्लियर करते हैं एग्जाम। जेआरएफ में भी कोटा होता है कि मान लीजिए कि कट ऑफ जाती है तो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ थोड़ा सा कम 5% कम चली जाएगी, बस यही हो सकता है। कभी कभी तो बढ़ भी जाती है ज़्यादा। वो उनके लिए जैसे जेआरएफ, तो उनके लिए क्या अलग स्पेशल कुछ अलाउंस भी मिलते हैं? स्पेशल अलाउंस है, एक स्कॉट अलाउंस होता है 2000 रुपये प्रति मंथ जो मिलता है आपको, पर मंथ 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है जेआरएफ में भी। और नई फेलोशिप इंट्रोड्यूस हुई है, फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो वो पहले भी थी, अभी उसको ना जी रीडिजाइन किया गया। तो फेलोशिप भी ठीक ठाक फेलोशिप है, तो ये इससे जो है आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ये तो है रिसर्च, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर। धीरू, लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ हाँ गुरुजी भाई, कि यूनिवर्सिटी को क्या क्या करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उनको क्या है कि सारे जो सामग्री एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, ऑडियो में हो, ई टेक्स्ट में हो, साथ में स्कैनिंग जो स्कैनर डिवाइसेस होती हैं वो प्रॉपर यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्पेशल ट्यूटर भी अरेंज करना चाहिए लोगों के लिए, वॉलंटियर्स हो रिकॉर्ड करने के लिए, स्कॉट हो, जो केयर गिवर्स होते हैं डिसेबल्ड के लिए वो होने चाहिए। इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो रास्ते हैं वो एक्सेसिबल, बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हो, वो तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो जो एजुकेशनल जो पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ नहीं होगी तो कोई भी छात्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि छात्र एजुकेशन में इसलिए पिछड़ता है, खासकर दृष्टिबाधित छात्र, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उसके लिए अवसर नहीं होते हैं। और अवसरों का होना जरूरी है। जब सरकार एक्ट बना सकती है तो यूनिवर्सिटी जो है, सरकार प्रशासन जो है, वो ये क्यों नहीं निर्धारित कर सकता कि यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं हैं वो एक्सेसिबल हो, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं वो एक्सेसिबल हो, जो सारी डिवाइसेस हैं वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमें उपलब्ध हो। सो दोस्तों, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਧੀਰੂ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।